हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। शिक्षा शास्त्र में वीडियो बनाने की शुरुआत मैंने की है। इसके पहला का वीडियो दर्शन पर बेस था। मैंने बताया था कि दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है अपने कई रूपों में। तो आज उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे दर्शन और शिक्षा का पारस्परिक संबंध मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। इनको मैंने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपके सामने लाया है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि एक ही सिक्के के दो पहलू, दर्शन और शिक्षा जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पर कुछ विद्वानों के विचार आप देखें तो ये जो रॉस विद्वान है यही कहते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब दर्शन अपने किसी न किसी रूप में शिक्षा को प्रभावित करता है, करता आया है, करता रहेगा। देखिए, जो भी दार्शनिक विचारधारा चलती है, जो तत्कालीन दार्शनिक विचारधारा चलती है, बदलती भी रहती हैं अपने विचारधारा समय के अनुसार, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रभावित करती हैं। शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधियां कई तरह से शिक्षा को प्रभावित करती आई हैं। तो ये रॉस कहते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे विद्वान जिनको मैंने पहले नंबर पे लिखा है वो जॉन एडम्स साहब है। वो कहते हैं शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। शिक्षा जो है वो दर्शन का गत्यात्मक पहलू, गत्यात्मक का मतलब डायनेमिक पहलू है। दर्शन का गत्यात्मक मतलब दर्शन जब रनिंग होती है विचारधारा तो शिक्षा प्रभावित होती है उससे। दर्शन का गत्यात्मक पहलू है या दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष, जो दार्शनिक विश्वास है उसका सक्रिय पक्ष, सक्रियता वाला एक डायनेमिक वाला पक्ष है, डायनेमिक पक्ष है और जीवन दर्शों को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन है। और इस तरीके से शिक्षा से हम अपने जीवन के जो हमारे लक्ष्य होते हैं, दर्श होते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडम्स ने ये समझाने की कोशिश की है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक मतलब जब दार्शनिक विचारधारा जब आगे बढ़ती है तो वो शिक्षा उसका पहलू है। मतलब शिक्षा शिक्षित करती है, वो समाज को कहीं ना कहीं शिक्षित करती है। जो दार्शनिक विचारधारा होती है वो चलती है, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं अपनी दार्शनिक विचारधारा उन्होंने बनाई है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी दार्शनिक विचारधारा ने समाज को लाभान्वित किया है, उसको शिक्षित किया है किसी न किसी रूप में। यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष है। दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष है शिक्षा। भाई दार्शनिक विश्वास होता है तो उसका सक्रिय पक्ष किसके रूप में निकल के आता है? हम किसी चीज़ को किसी को शिक्षित करते हैं, समाज को शिक्षित करते हैं। जीवन दर्शों को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन है और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का कुछ हमारे उद्देश्य होंगे कि हमें ये प्राप्त करना है जिंदगी में। तो इसका क्या है? शिक्षा एक व्यवहारिक साधन है। आप शिक्षित होइए और अपने जीवन में सफल होइए, ऐसा कहना है जॉन एडम्स का। फिर दूसरा पॉइंट है दर्शन और शिक्षा एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो देखिए, दर्शन और शिक्षा निश्चित रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। जेंटाइल महोदय ने बात स्पष्ट की है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती। आपकी कोई विचारधारा नहीं है, आपका कोई बेस नहीं है, तो शिक्षा की प्रक्रिया कैसे बढ़ जाएगी? हमारे विचार से ऐच्छिक विचार तो एक बेसर पैर के बनेंगे। जब तक कोई ग्रॉस रूट लेवल पे कोई विचारधारा एकदम मजबूती से जड़ जमाए नहीं बैठी होगी और उस पर हम अपने शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षण विधियों को, शिक्षा की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे पर निर्भर हैं और दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर बढ़ ही नहीं सकती। दर्शन हमेशा प्रभावित करता रहा है। वर्तमान दार्शनिक विचारधारा शिक्षा को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती रही है। जेंटाइल महोदय का ये कहना है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती। तीसरा पॉइंट मेरे द्वारा लिखा गया है सभी दार्शनिक शिक्षा शास्त्री रहे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो दर्शन और शिक्षा के संबंध को पारस्परिक रूप से स्पष्ट करती है कि जितने भी दार्शनिक रहे, चाहे हम पुराने दार्शनिकों को देखें जिसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आए, या आधुनिक काल में लॉक, गांधी, टैगोर या स्वामी विवेकानंद या तमाम और दार्शनिकों को देखें, तो वो दार्शनिक शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं, क्योंकि उनकी दार्शनिक विचारधारा ने शिक्षा को भी प्रकट किया है, शिक्षा को भी समझाया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। उन्होंने समाज को किसी न किसी रूप में शिक्षित किया है। तो इसका मतलब सभी दार्शनिक शिक्षा शास्त्री रहे हैं। फिर दार्शनिक विचारधाराओं को समझे बिना शैक्षिक विचार अंधकार की ओर
ले जाते हैं। ये बात भी है कि अगर दार्शनिक विचारधाराओं को आपने समझा नहीं, आपका कोई बेस क्लियर नहीं है, तो शैक्षिक विचार क्या होंगे? बेसर पैर के बनेंगे और आपको अंधकार की ओर ले जाएंगे। एक महान शिक्षा शास्त्री दार्शनिक स्पेंसर साहब हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। मतलब एक शिक्षा, एक जो शैक्षिक ज्ञान लोगों को देता है, जो शिक्षा देता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ दार्शनिक विचारधारा होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में कुछ मूल्य हो। अगर एक शिक्षक के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है, तो उसके अंदर शैक्षिक मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ही के अंदर वो मूल्य नहीं होंगे तो दूसरों को आप क्या सिखाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। तो इसका मतलब अगर ऐसे गुण होने चाहिए तो वास्तविक शिक्षा के लिए स्पेंसर साहब ने कहा है, तो इसका मतलब ये भी स्पष्ट करता है कि दर्शन और शिक्षा कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिर देखिए, शिक्षा के विभिन्न अंग दर्शन से प्रभावित होते हैं। शिक्षा के तमाम अंग हैं, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, है ना, शिक्षण प्रक्रिया, कोई भी करिकुलम प्रोसेस बनाना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दर्शन से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये स्पष्ट किया कि दर्शन और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नौ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने। दर्शन की बात मैंने बताया, दर्शन और शिक्षा के संबंध को। अब देखिए, अनुशासन। अनुशासन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आज के समय में हमेशा से ये अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहा है। तो मैं बताने जा रहा हूँ अनुशासन पर दर्शन का प्रभाव। अनुशासन पर भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है। अनुशासन संबंधी विचारधारा पे भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? इसको एडम्स ने एक पुस्तक मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मॉडर्न डेवलपमेंट एंड इन एजुकेशनल प्रैक्टिस, ये जॉन एडम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो उन्होंने 3 तरह के अनुशासन का इन्होंने वर्णन किया है। नंबर पहला है दमनात्मक अनुशासन, मतलब दमन करना, किसी चीज़ को सप्रेस करना, दमन करना उसका। तो इसके आधार पे क्या है? ये स्वेच्छाचारी शासन है। स्वेच्छाचारी शासन है, मतलब दमन करना। जहाँ दमन होता है वहाँ स्वेच्छाचारिता होती है। मतलब हमारा जो 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 बलवान होता है वो छोटे का दमन कर देता है, मतलब पूर्ण अनुशासन स्थापित करने का। यहाँ पे दमनात्मक अनुशासन का उद्देश्य होता है पूर्ण अनुशासन। इस दमनात्मक अनुशासन रखने वाले पूर्ण अनुशासन के पक्षपाती होते हैं। ये दंड तथा आदेश के आधार पर अनुशासन को स्थापित करते हैं। मतलब इनका मानना है कि जब तक दंड नहीं दिया जाएगा और आदेश के आधार पर आदेश नहीं दिया जाएगा कि ऐसा करो, दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक अनुशासन स्थापित नहीं हो सकता है। ऐसा कहा गया है दमनात्मक अनुशासन पर बिलीव करने की वाली बात में। तो अनुशासन पर दर्शन का प्रभाव होता है। तो एक बात और समझ में आता है, जिस राष्ट्र में जैसी अनुशासन संबंधी विचारधारा होती है तो वहाँ की, मतलब वहाँ पे किस दर्शन को फॉलो किया जाता है, वो किस विचारधारा को फॉलो किया जाता है, उसका जो अंदाज़ा है वो वहाँ के अनुशासन को देख करके लगाया जा सकता है। जैसे बहुत सारे राष्ट्र हैं ऐसे जहाँ पे बहुत ही कठोर अनुशासन के नियम लागू हैं, बहुत ही कठोर दंड के नियम लागू हैं, तो वहाँ पे उनका दर्शन दूसरी तरीके का हो सकता है। मतलब दमनात्मक अनुशासन का वो ये कहते हैं कि एक तो पूर्ण अनुशासन के पक्षपाती होते हैं, तो उनका स्वेच्छाचारी शासन होता है, और वो ये कहते हैं कि दंड और आदेश के आधार पर अनुशासन ही स्थापित हो सकता है, जिनको पूर्ण अनुशासन के नाम से हम लोग जानते हैं। नंबर 2 है प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभाववादी और आदर्शवादी विचारकों द्वारा ऐसा अनुशासन स्थापित करने की बात कही जाती है। ये भी प्रभाववादी भी पूर्ण अनुशासन चाहते हैं, आदर्शवादी विचारधारा होती है। इन्होंने इसलिए ही कहा जाता है कि बालकों में आदर्श व विनया भाव उत्पन्न किया जाना चाहिए। बालकों में अनुशासन के लिए एक बात तो बिल्कुल सही है कि अगर बच्चों में आदर्श, अच्छे मूल्य, अच्छे संस्कार
आदर्श किसी तरीके से स्थापित हो जाएं, उनके अंदर विनया भाव स्थापित हो जाए, जो कि शिक्षकों द्वारा किया जाता है। शिक्षक अपनी शैली से, अपने कार्यों से उसको क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, बच्चों की विचारधारा पे प्रभाव डालते हैं। तो उस तरह का जो अनुशासन कहलाता है वो प्रभावात्मक अनुशासन कहलाता है। तो इस तरीके से नंबर दूसरी विचारधारा जो एडम्स ने अपनी पुस्तक में डेवलप की है, मतलब बताई है, वो प्रभावात्मक अनुशासन है, जो एक तरीके का आदर्शवादी अनुशासन होता है। शिक्षक अपने व्यवहार, अपनी शैली द्वारा बच्चों पर प्रभाव डालते हैं। बालकों में आदर्श व विनया भाव की उत्पत्ति अगर हो जाती है तो उनमें अनुशासन स्थापित हो जाता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल जिसकी मान्यता दी जा रही है, वो है मुक्त्यात्मक अनुशासन। मुक्तात्मक अनुशासन ये प्रकृतिवादी विचारधारा है। प्रकृतिवादी विचारधारा आप जानते हैं, आपने रूसो नामक विद्वान को बहुत पढ़ा होगा। प्रकृतिवादी विचारधारा पूर्ण स्वतंत्रता की बात कहती है कि बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दे दो, पूरी आज़ादी दे दो। ये आजकल की विचारधारा है, कई जगह फॉलो हो रही है पूर्ण स्वतंत्रता, और ये मानती है कि बच्चे साधु प्रकृति के होते हैं, मतलब बच्चे जो हैं बड़े सज्जन नेचर के होते हैं, और उनमें क्या होना चाहिए, इस विचारधारा के आधार पर जब उनको पूर्ण स्वतंत्रता होती है तो उनके अंदर आत्मनियंत्रण करने की प्रवृत्ति डेवलप की जाती है कि वो अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखें, मतलब खुद ब खुद अपने ऊपर वर्क करें। ऐसा इस विचारधारा का होता है। वर्तमान में इसी को मान्यता दी जा रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्तात्मक अनुशासन है। लेकिन अगर आप देखें तो कोई एक विचारधारा अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर किसी जगह, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल या कॉलेज में इनका मिला जुला स्वरूप अगर रखा जाए मेरे अनुसार, तो ज़्यादा फायदा मिल सकता है। क्योंकि अगर बच्चे हैं कोई भी है, तो अगर हम उनको बिल्कुल साधु प्रकृति का समझ लेंगे तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन और अगर हम पूरा दमनात्मक कर देंगे, पूरी तरीके से सप्रेस करेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है ना। इसी तरीके से प्रभावात्मक अनुशासन ये एक बहुत अच्छी विचारधारा है कि प्रभाव डाला जाए, लेकिन प्रभाव सबके ऊपर कितना पड़ता है, एक मनोवैज्ञानिक बात है। तो कितना पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, ये नहीं पता है। तो इस तरीके से इसका मिला जुला स्वरूप अगर लागू किया जाए हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे जो शैक्षिक संस्थान है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा और हम अनुशासन स्थापित करने में सफल हो सकेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको आज दर्शन से संबंधित कुछ और बातें बताई। ये मेरा चौथा वीडियो शिक्षा शास्त्र के ऊपर है। मैं लगातार वीडियो लेकर के आता रहूँगा, अच्छी अच्छी बातों को डिस्कस करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।